दोस्तों, अगर किसी के पास पैसे हो तो क्या वो जाके आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग और कंपनीज ही होती हैं जो आईपीएल की टीम खरीद सकती हैं? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टीमें खरीदी कैसे जाती हैं, प्लेयर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं और इतना पैसा लगाने के बाद भी आईपीएल टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, अगर किसी को भी आईपीएल की टीम खरीदनी है तो दो ही तरीके हैं उसके पास, और वो आईपीएल की टीम उसी तरीके से खरीद सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि जो आईपीएल की टीम ऑलरेडी है उनके ओनर से जाकर बात करें और उनके शेयर्स खरीद लें, जैसा कि एलआईसी ने किया। एलआईसी ने 6% शेयर्स खरीद लिए चेन्नई सुपर किंग्स के। और दूसरा तरीका ये है कि वेट करें जब बीसीसीआई अनाउंस करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेकर पहुंच गए तो आपके लिए नई टीम बना दी जाएगी। बीसीसीआई को जब टीम ऐड करनी होती है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब बीसीसीआई इनवाइट करती है टीम्स खरीदने के लिए तो वही टीम्स अप्लाई कर सकती हैं जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से भी ज्यादा हो। देखिए, वैल्यूएशन को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी कंपनी की कमाने की क्षमता, अगर एक कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेस पे ये डिसाइड होता है। तो जब बीसीसीआई इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनीज होती हैं उनको आईटीटी यानी इनविटेशन टू टेंडर खरीदना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी। ये नॉन डिपेंडेबल फीस होती है। इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। इसके बिना आप आईपीएल की बिडिंग प्रोसेस में बैठ नहीं सकते। अब ये आईटीटी तो किसी दुकान पर मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको ईमेल करना होता है, जैसा कि इस बार बीसीसीआई ने कहा था 2021 में कि जिसको भी आईटीटी चाहिए 5 अक्टूबर 2021 से पहले वो ईमेल कर दें ittipl2021@bcci.tv पर। और जरूरी नहीं है कि अगर आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ ही जाएंगे। बिना किसी नोटिस और बिना किसी रीजंस के आपका आईटीटी कभी भी कैंसिल हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं सिर्फ उनको ही बिडिंग प्रोसेस में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीम्स होती हैं उनका एक बेस प्राइस होता है और ये नॉर्मली 1700 से 1900 करोड़ के बीच होता है। उसके बाद बोली लगती है और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसे कि इस बार लखनऊ 7000 और अहमदाबाद 5000 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। कौन से प्लेयर्स पर बिडिंग होगी, इसके लिए प्लेयर्स को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। 3 तरीके से प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर्स, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी मैच टीम इंडिया से खेला होता है, उन्हें बोलते हैं कैप्ड प्लेयर्स। दूसरे होते हैं विदेशी प्लेयर्स और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स। इन प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सिलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर्स का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 या 600 शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे जो कि स्टेट की रिकमेंडेशन पे आए थे। जैसे जब एक किसान एपीएमसी मार्केट में जाता है अनाज की बोली लगवाने, तो बोली लगवाने वाले आपस में साठ-गांठ कर लेते हैं और किसानों को नुकसान होता है। इसीलिए किसान एमएसपी की डिमांड करता है। सेम यही चीज आईपीएल में ना हो कि पता चले कि सब साठ-गांठ कर ले और धोनी को 20 लाख में खरीद लें और फिर टर्न लगा लगा कर खिलाएं। इस चीज से बचने के लिए प्लेयर्स जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो अपना बेस प्राइस सेट करते हैं। ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस पे प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ही टीम पैसे का जोर दिखा के सारे अच्छे खिलाड़ी अपने टीम में रख के वर्ल्ड 11 ना बना दे और आईपीएल का सारा मजा ना खराब कर दें। इसीलिए बिडिंग प्रोसेस के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं हो सकते। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसको पर्स कहा जाता है और पर्स की भी लिमिट होती है। पहले ये लिमिट 85 करोड़ की थी और अब इसे बढ़ाकर 90 करोड़ कर दिया गया है। इस 90 करोड़ में 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी पड़ती है। पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स यानी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इनका बेस प्राइस 2 करोड़ होता है और फिर ग्रुप्स में बिडिंग होती है, जैसे बैट्समैन के ग्रुप और फिर बॉलर्स के ग्रुप में बिडिंग होती है। सही प्लेयर सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए टीम्स डेटा साइंस का यूज करती हैं। किस प्लेयर की हार्ड हिटिंग एबिलिटी ज्यादा है, कौन सा प्लेयर मैच विनर है,
या 2 सेम स्टार्स के प्लेयर में से किस पे ज्यादा पैसा देना चाहिए, इन सब चीजों में डेटा साइंस की मदद ली जाती है। टीम्स काफी मोटी सैलरी देकर इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं और सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बाकी फील्ड्स में भी आजकल डेटा एनालिटिक्स का यूज करना कंपनीज के लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया है मार्केट में सस्टेन करने के लिए। और यही रीजन है कि ये इतनी पॉपुलर स्किल बनते जा रही है। इसका यूज करके लोग अपने करियर में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लेयर्स के ऊपर जो बोली लगती है वो भी बहुत कंट्रोल्ड वे में लगती है। जिन प्लेयर्स का बेस प्राइस 20 लाख से 1 करोड़ तक होता है उनकी बिडिंग आप 5 लाख से बढ़ा सकते हो। 1 से 2 करोड़ की बिडिंग में आप 10 लाख तक प्राइस बढ़ा सकते हो। ऐसे करके सारी टीम्स कंप्लीट होती हैं और उसके बाद हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग में टीम्स के प्लेयर जो यूजफुल नहीं लगते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है और सारे रिलीज्ड प्लेयर्स और न्यूली एडिड प्लेयर्स में बिडिंग होती है। हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन होता है जिसमें टीम्स को 4 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ता है। एक आईपीएल टीम को खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। टीम खरीदनी होती है, कोच स्टाफ और प्लेयर्स की फीस, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट। इसके बाद भी पूरे मंथ आईपीएल के मैचेस जो अलग अलग जगह पर होते हैं तो होटल और फ्लाइट्स की टिकट्स का भी खर्चा होता है। उसके बाद भी जो पैसा टीम्स कमाती हैं उसका 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। इतने पैसे लगाने के बाद भी जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 करोड़ मिलते हैं। तो आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के प्राइस मनी के भरोसे नहीं होती। तो आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? देखिए, आईपीएल की पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखा सकती है। जैसा कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ सोनी के पास थे। यानी उस टाइम पे आपको अगर आईपीएल देखना है तो सोनी पे ही देख सकते हैं। इस चीज के लिए सोनी ने 10 साल तक 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बिडिंग हुई और 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिए। ये जो पैसा आता है ये 50% बीसीसीआई को जाता है और बाकी 50% आईपीएल टीम्स में डिवाइड होता है। पहले इन पैसों में 20% बीसीसीआई रखती थी और 80% टीम्स को जाता था। धीरे धीरे ये शेयर्स बढ़ते गए और अब ये 50-50% हो गए हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि चैनल्स इतना ज़्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए आखिरकार देते क्यों हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम 2019 के आईपीएल की बात करें तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल देखा था। और अगर इतने लोग एक साथ कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में जो आप 10 सेकंड का ऐड देखते हैं उसके 12 से 13 लाख रुपए जाते हैं। ऐसे ये अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब आप 45 डेज के पूरे इवेंट का टोटल करोगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी वजह से सारे चैनल्स बोली लगाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि आईपीएल को कभी सिर्फ आईपीएल नहीं बोला जाता, कभी उसको डीएलएफ आईपीएल, कभी वीवो आईपीएल, कभी पेप्सी आईपीएल और आजकल टाटा आईपीएल बोला जाता है। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल की बजाय अपनी कंपनी के नाम के साथ बुलवाने के लिए कंपनीज काफ़ी पैसा देती हैं और हर कंपनी अपना नाम जोड़ना चाहती है, इसीलिए इसकी बोली लगती है जिसको टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने आईपीएल की बजाय डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ दिए और फिर अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ दिए 2018 से 2022 तक के लिए। चाइना और इंडिया विवाद के चलते ये चीज़ टाटा को 300 करोड़ पर ईयर में दी गई है। इसका जो भी रेवेन्यू आता है उसका 60% बीसीसीआई रखती है और 40% टीम्स में डिवाइड हो जाता है। जिस ग्राउंड में मैच होता है उस ग्राउंड में टिकट प्राइस क्या होगा ये टीम डिसाइड करती है। ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है, जिसमें से 80% होम टीम रखती है और बाकी का 20% उस ग्राउंड के एसोसिएशन को जाता है। टीम्स के प्लेयर्स जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें आप कोई भी लोगो या नाम देखोगे उसके लिए ब्रांड्स पैसे देती हैं।
पूरे मैच के दौरान उस बाउंड्री के अंदर कोई भी कंपनी का नाम या लोगो आप देखोगे, जैसे कि बाउंड्री रॉड्स पे, विकेट्स पे, हेलमेट्स पे, बैट्स पे, अंपायर की टी शर्ट पे, जहाँ भी आप नाम लिखा हुआ देखोगे, कंपनीज उसके लिए पैसे देती हैं। उसके बाद टीम्स के ओनर्स अपनी टीम के प्लेयर्स से दूसरी कंपनीज की एड्स भी करवाते हैं। जो भी एड टीम की जर्सी पहन के प्लेयर्स करते हैं, वो पैसे भी टीम के ओनर के पास ही जाते हैं। इसके साथ साथ हर टीम ओनर के पास खुद के ब्रांड्स और प्रमोशंस भी होते हैं, जो कि वो अपनी टीम के प्लेयर से ही करवा लेते हैं, जैसे कि आपने जियो की एड में देखा ही होगा। उसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज भी होती है, जैसे टीम्स के नाम की टी शर्ट, बैट्स, किट्स, कप्स जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं और इनका सारा पैसा डायरेक्ट टीम ओनर को जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है विनिंग अमाउंट। विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़, जिसमें से 50% टीम का ओनर रखता है और बाकी का 50% प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। भले ही कई अरेंजमेंट्स में BCCI रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल अमाउंट जो एक टीम कमाती है उसका 20% BCCI को देना होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि टीम के ओनर बहुत दिल से चाहते हैं कि टीम जीत जाए, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए क्योंकि जब ये 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं तो बाकी टीम्स के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीम्स को एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैचेस मतलब एक्स्ट्रा टिकट्स, एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स और एक्स्ट्रा पैसे। दूसरा फायदा ये होता है कि जब टीम टॉप में पहुंच जाती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, उसको बाकी टीम्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप के। जैसे कि जो पैसे CSK एडवर्टाइजमेंट के लिए लेती है और जो पैसे पंजाब लेती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो विनिंग टीम रहती है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टीम्स टॉप 4 में होती हैं उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में जाने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट सिर्फ IPL तक रहता है वो वहां जाने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शुरू के 10 सालों में IPL टीम घाटे में रही। ये वही टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपने टीम को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, इसीलिए BCCI ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दी। डेक्कन चार्जर्स उस टाइम पर सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन बाकी टीम्स टिकी रहीं, क्योंकि ये सारी टीम्स के खुद के ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स थे, जिनका इन्होंने IPL टीम में यूज करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाए। लेकिन जैसे ही स्टार इंडिया ने मीडिया राइट्स दुगने और तिगने दाम में लिया तो सारी टीम्स को प्रॉफिट आना शुरू हो गया और फिर टाइटल, स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट के प्राइस भी बढ़ते गए। जो लोग IPL की अरेंजमेंट के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि मेन इनकम इनकी स्पॉट फिक्सिंग से होती है। 1-2 केसेस में राजस्थान और CSK 2 साल के लिए बैन हुए, उसके अलावा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जहां पे स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई हो। तो दोस्तों, ये था बिजनेस मॉडल ऑफ IPL। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।